बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 13 लेने जा रहे हैं। टॉपिक है आज का हमारा वेपर प्रेशर। सबसे पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, लेकिन इसके मतलब को समझ लें। वेपर का प्रेशर, वो प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। डेफिनेशन से आइडिया मिलेगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इज़ अ प्रेशर, वो एक इस प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, जो कि वेपर्स लगाते हैं। किस चीज़ के वेपर्स? लिक्विड के वेपर्स, वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। किसके साथ वो प्रेशर लगाते हैं? लिक्विड के साथ वो प्रेशर लगाते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। अब पूरा मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का एक ऐसा प्रेशर है जो कि लिक्विड के वेपर एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, इक्विलिब्रियम स्टेज पे लिक्विड के साथ एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे। तो किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं वो वेपर प्रेशर है। अब एक्सप्लेनेशन है इसकी कि जब मॉलिक्यूल लिक्विड के ओपन सरफेस में होते हैं तो वो लीव कर जाते हैं। दे आर मिक्सड अप विद एयर अबव द लिक्विड, वो हवा में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वेसल जो है इज ओपन, दीज मॉलिक्यूल्स गो ऑन लिविंग द सरफेस, बट इफ वी क्लोज द सिस्टम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्टार्ट गैदरिंग अबव द सरफेस। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह का काम करें कि हम उसको बंद कर दें बर्तन को, तो फिर वो नहीं भाग सकते जो मॉलिक्यूल होते हैं। द मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, नतीजे के तौर पर मॉलिक्यूल ना सिर्फ दीवारों के साथ टकराएंगे बट आल्सो विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड एज वेल, बल्कि जब वो वापस आएंगे टकरा के दीवारों से तो वो लिक्विड की सरफेस से भी टकराएंगे। देयर आर चांसेस दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर रिकैप्चर्ड बाय द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये चांस होते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल वापस आ रहा है और लिक्विड सरफेस से टकराता है तो लिक्विड की सरफेस जो होती है उस मॉलिक्यूल को एक बार फिर कैप्चर कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी वेपर्स का दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। इसका मतलब है दो प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये एवापोरेशन हो रही है, ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं मॉलिक्यूल, ये दीवारों से टकराकर ये दो मॉलिक्यूल अब वापस आ रहे हैं। वेपर्स बिगेंस टू कंडेंस, ये जो वापस मॉलिक्यूल आ रहा है जब ये यहाँ पहुँचता है तो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बन जाता है। फिर एक वक्त आता है कि जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेशन का शिकार हो रहे हैं, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुकी है। रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तवाज़ुन की हालत आ गई है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक वो होती है कि ये हरकत में है, क्योंकि मुसलसल एवापोरेशन भी हो रही है, मुसलसल कंडेंसेशन भी हो रही है, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, मुतहर्रिक है, डायनामिक है। तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि दोनों प्रोसेस जैसा कि एवापोरेशन है और कंडेंसेशन है, कंटिन्यू चलते रहते हैं टिल अ स्टेज रीचेस, हद तक एक स्टेज आती है कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो कि ये स्टेज है। जब ये स्टेज आ जाती है यानी इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो डेफिनेशन में देखें कि जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो उस वक्त वेपर्स जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। इक्विलिब्रियम के आने से पहले हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाई गई है लिक्विड वेपर्स, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, रिवर्सिबल का साइन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लीविंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक इनटू इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं उतने ही वापस आ रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल विच आर इन लिक्विड स्टेट एट एनी मोमेंट, तो इसका मतलब है कि किसी भी लम्हे जो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है मे बी इन वेपर स्टेट,
इन द नेक्स्ट मोमेंट, तो अगले ही लम्हे वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो मालिक्यूल किसी लम्हे वेपर की फॉर्म में है तो अगले ही लम्हे वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, तो वेपर प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड नहीं करती इन फैक्टर्स पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। लिक्विड थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितने वेपर ऊपर जाते हैं उतने ही वापस आते हैं, तो तब इक्विलिब्रियम जो है वो होती है। लिहाजा अमाउंट थोड़ी हो या ज़्यादा हो, ऊपर जाने वाले मालिक्यूल जब तक नीचे आने वाले मालिक्यूल वापस आने वाले मालिक्यूल के इक्वल नहीं होंगे तब तक वेपर प्रेशर को स्टडी नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता, हत्ता कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। वजह क्या है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है उतने ज़्यादा मालिक्यूल एवापोरेट होंगे। अगर ज़्यादा मालिक्यूल एवापोरेट होंगे तो ज़्यादा ही मालिक्यूल वापस कंडेंसेशन में आएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर मालिक्यूल ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं तो वापस भी उतने ही आएंगे, तो अगर ऊपर मालिक्यूल 100 जा रहे हैं तो वापस भी मालिक्यूल 100 आएंगे। तो लार्जर सरफेस एरिया से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगी तब तक हम वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। सिंपल वर्डिंग ये है कि अगर रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ जाता है, दोनों हमेशा बराबर रहते हैं, लिहाजा सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। फैक्टर्स जो कि असरअंदाज होते हैं वेपर प्रेशर पे वो कौन से हैं? टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पे, एलिवेटेड बढ़ा हुआ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल की एनहांस हो जाती है। एनहांस मीन बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है, और कैपेबिलिटी यानी सलाहियत जो है सरफेस को लीव करने की वो भी बढ़ जाती है। तो इट काजेज द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, नतीजे में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से मालिक्यूल लीव करेंगे उतना वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। वेपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा बन जाएंगे किसी टेम्परेचर पे, तो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल उस टेम्परेचर पर वापस आने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर द सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री फॉर वाटर। तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री से 0 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ ले जाते हैं। देयर इज़ इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर फ्राम, अब ये कुछ वैल्यूज़ बता रहे हैं, 4.579 टार से 9.209 टार पे चला जाता है जब टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री पे ले आते हैं। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0 पे इतना है वेपर प्रेशर और 10 डिग्री पे इतना है। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बराबर ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर कोई स्मूथली जो है वो नहीं बढ़ता, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। टेम्परेचर हम जब ज़्यादा बढ़ाना शुरू हो जाते हैं ना तो फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं, लिहाजा आगे वाले हायर टेम्परेचर पे चाहे टेम्परेचर का वक्फा बराबर होता है, यानी 10 डिग्री अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेकिन वेपर प्रेशर में इजाफा बहुत ज़्यादा होता है। देखें आप 0 से 10 पे गए हैं तो 4 से 9 पे इजाफा हुआ है, थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तकरीबन 5 का। लेकिन 90 से 100 पे जब जाते हैं तो वक्फा 10 डिग्री का ही है। वेपर प्रेशर में इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा है, 527 से 760 पे चला गया। वजह यह है कि इस हाई टेम्परेचर पे फोर्सेस बहुत वीक हो चुकी हैं, लिहाजा थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी इफेक्ट होता है कि डिफरेंट लिक्विड का डायरेक्टली रिलेटेड है वेपर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर से, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो डिफरेंट लिक्विड की होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? वेपर प्रेशर के साथ दिए गए टेम्परेचर पे। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी द लोअर द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उतना ही
उतना ही कम होगा। द स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस द लोअर द वेपर प्रेशर। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बढ़ने से वेपर प्रेशर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वो वेपर बनने ही नहीं देती। जब वेपर कम बनेंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा। अब ज़रा देखते हैं कि 20 डिग्री पे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के रिलेशन को देखने जा रहे हैं। आइसोपेंटेन का हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, ये लिखा हुआ है 580, और उसी 20 डिग्री पे ग्लाइसरोल का लोवेस्ट है, ये देखें 0.00016 ना होने के बराबर है। ये इतना ह्यूज डिफरेंस इन दोनों में क्यों है? हालांकि ग्लाइसरोल में 3 कार्बन होते हैं, आइसोपेंटेन जो है इसमें 5 कार्बन होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा हैं इसमें, तो लंदन फोर्सेस तो आइसोपेंटेन की ज़्यादा होनी चाहिए ग्लाइसरोल से। ताहम ग्लाइसरोल में 3 OH ग्रुप होते हैं, यानी कि एक मालिक्यूल ग्लाइसरोल का 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। यही वजह है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही वो तकरीबन वेपर में कन्वर्ट होता ही नहीं है। तो ग्लाइसरोल बेसिकली है क्या? इसे आम अल्फाज में हम ग्लाइसरीन कहते हैं। ये जो यूज़ होती है मुख्तलिफ किस्म की क्रीमों में भी ये यूज़ होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि रिलेटेड था वेपर प्रेशर और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।